Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture regarding thermodynamics. And in today's lecture we are going to discuss one of the important topic from thermodynamics, that is going to be एंथैल्पी. एंथैल्पी के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ. दिस एंथैल्पी जो है इट इज डिनोटेड बाय H. इसको हम H से डिनोट करते हैं. जो एंथैल्पी से पहले हमने सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी. इंटरनल एनर्जी हमने क्या कहा था कि एक सिस्टम में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन गैसियस मॉलिक्यूल्स की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन या ड्यू टू रोटेटरी मोशन, जितनी भी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास जो एक सिस्टम में प्रेजेंट है, प्लस जो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सारी काइनेटिक एनर्जी और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी को सम जब हम करते हैं, जो वहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स and the total potential energy of the gaseous molecules in case of system, जब हम उसको सम करते हैं वो जो एक फाइनल एनर्जी का वैल्यू वहां पे आता है उसे हम इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं. लेकिन इंटरनल एनर्जी डिस्कस करने के बाद अब जब हम एंथैल्पी डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी है क्या ये मैं आपको समझाता हूं. एंथैल्पी हम कहते हैं इट इज द टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट of the system at constant pressure. constant pressure पे सिस्टम के पास कितना टोटल हीट कंटेंट उस सिस्टम में प्रेजेंट है, वही हीट कंटेंट जो सिस्टम के पास प्रेजेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हम बेटा नाम देते हैं एंथैल्पी. अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे एक सिस्टम के पास टोटल कितना हीट कंटेंट या टोटल कितनी एनर्जी उसके पास है एट कांस्टेंट प्रेशर, एक सिस्टम के पास टोटल कितना हीट कंटेंट या टोटल कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उसी चीज को हम नाम देते हैं बेटा एंथैल्पी. आपको बेटा पता है एक चीज कि सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली हम सिस्टम में गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन गैसियस मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी होती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी. और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने का और एक तरीका है जब सिस्टम के ऊपर वर्क होती है. जब सिस्टम के ऊपर वर्क होती है जो सराउंडिंग करता है, तो सराउंडिंग की एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है और वही एनर्जी फिर सिस्टम गेन करता है. तो सिस्टम की एनर्जी दो तरीकों से एक वो एनर्जी जो सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी है, दूसरी सिस्टम के पास वो एनर्जी है जो सराउंडिंग्स करती है सो एज टू एस्टैब्लिश दैट सिस्टम. तो दोनों इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन व्हेन द वर्क इज डन बाय सराउंडिंग्स. At that time, the total energy which is stored in the system at constant pressure, that is called as enthalpy. मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ बेटा. एंथैल्पी का मैं एक बेहतरीन डेफिनेशन आपको देता हूँ. ये जो एंथैल्पी है H, एंथैल्पी इज मैथमेटिकली इक्वल टू U प्लस PV. U प्लस PV. एंथैल्पी डिटरमाइन करने का, एक सिस्टम का अगर हमें टोटल एनर्जी कंटेंट देखना हो, एक सिस्टम में टोटल हीट कितनी स्टोर है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो अगर हमें देखना हो तो दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी है, प्लस PV. व्हाट इज PV हियर? PV रिप्रेजेंट्स द वर्क डन to establish a system. PV represents the work done to establish a system at constant pressure and constant volume. एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम नाम देते हैं बेटा PV. यानी ये PV रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, W. हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव डन to establish a system
at constant pressure and volume from a free space, एक फ्री स्पेस में। समझो बेटा, ये जो सराउंडिंग है, यहां पे सराउंडिंग में एयर है। जब सराउंडिंग में एयर है, अगर मैं वो सराउंडिंग में सारा एयर बाहर निकालता हूं, वो सारा एयर जब मैं बाहर निकालूंगा तो यहां पे एक फ्री सरफेस डेवलप होगी। इसी फ्री सरफेस में एक हम बीकर लाते हैं, उसमें गैस रखेंगे, उस गैस को हम ट्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन। वो गैस वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सिस्टम जो हमने एस्टेब्लिश किया, पहले हमने सराउंडिंग में से एयर को बाहर निकाला, फिर हमने एक सिस्टम को लाया, उसमें गैस रखा, ऊपर से पिस्टन रखा, और हमने एक सिस्टम यहां पे एस्टेब्लिश किया। इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे कितनी वर्क करनी पड़ रही है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, मुझे कितनी वर्क करनी पड़ रही है सो एज टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम इन अ फ्री स्पेस दैट इज कॉल्ड एज पीवी। सो पीवी रिप्रेजेंट्स व्हाट? वर्क डन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम अ फ्री स्पेस। एक फ्री स्पेस में, एक फ्री स्पेस में, एक एम्प्टी स्पेस में एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना, उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने कितनी वर्क करी है, वही रिप्रेजेंट करता है क्या? पीवी। अब देख लो, मैं किसका पार्ट हूं? मैं सराउंडिंग का पार्ट हूं। जब मैं वर्क करूंगा एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो सराउंडिंग की कुछ एनर्जी, मेरी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। वही एनर्जी कौन गेन करेगा? सिस्टम गेन करेगा। सो पीवी आल्सो रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, this amount of energy which has been given to the system so as to establish that। एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने कितनी वर्क की, सराउंडिंग ने कितनी वर्क की so as to establish a system, उसी को हम नाम देते हैं पीवी। सो ये वर्क करते करते मेरी सराउंडिंग की कुछ एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी भी कौन गेन करेगा? वो भी सिस्टम ही गेन करेगा। सो जो वर्क डन की वजह से सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीवी। सो वर्क डन की वजह से जब सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के वर्क करने के समय सराउंडिंग एनर्जी लॉस करेगा, वही एनर्जी पीवी अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन गेन करेगा? फिर वर्क के फॉर्म में सिस्टम गेन करेगा। और ऑलरेडी सिस्टम के पास अपनी इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी प्लस वो एनर्जी जो सिस्टम गेन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फ्रॉम सराउंडिंग्स, जिसको हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों एनर्जीज का सम करके जो सिस्टम में टोटल एनर्जी कंटेंट अब रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। So this is the best definition for enthalpy. Enthalpy is the sum of internal energy। जो एंथैल्पी है बेटा, एंथैल्पी जो है मैथमेटिकली इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी stored in the system and the energy obtained by the system in the form of work done in the form of PV। सिस्टम कितना एनर्जी गेन कर रहा है जब सराउंडिंग उस पे पीवी अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसको सिस्टम को जब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, उस वर्क करने के समय सराउंडिंग कितना एनर्जी लॉस करेगा, वही एनर्जी फिर सिस्टम गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन पीवी। वो एनर्जी जो सिस्टम ने गेन करी फ्रॉम सराउंडिंग प्लस वो एनर्जी जो सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी है, इन दोनों को सम करके जो सिस्टम को टोटल एनर्जी मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय H। सो हमने यहां पे एंथैल्पी की डेफिनेशन दे दी। एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और इस चीज को डिस्कस करने के बाद मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं एंथैल्पी के बारे में। बेटे एंथैल्पी जो है ना, एक सिस्टम का टोटल एनर्जी कंटेंट, एंथैल्पी, उस H की बात कर रहा हूं मैं, H की बात, जो H है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका वैल्यू हम एग्जैक्टली विथ एक्यूरेसी मालूम नहीं कर सकते। सिस्टम की एंथैल्पी जो है, सिस्टम में कितना टोटल हीट कंटेंट प्रेजेंट है, उस चीज को हम एग्जैक्टली मालूम नहीं कर पाते। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है इसका वैल्यू हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर ही नहीं सकते।
एंथैल्पी का वैल्यू इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम मालूम ही नहीं कर पाते, इसलिए हम सिस्टम की एग्जैक्ट एंथैल्पी भी मालूम नहीं कर सकते. सो आई विल से वन थिंग, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड this enthalpy of the system, it has no significance at all. हम enthalpy of system को कभी भी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते. एक चीज रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा. हम सिस्टम जो है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. उन गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मॉलिक्यूलर लेवल पे मालूम करना या कैलकुलेट करना, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट. इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का वैल्यू एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते. जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट यानी कि एंथैल्पी का वैल्यू भी एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते. सर अब क्या करें जब हम एंथैल्पी मालूम कर ही नहीं सकते, एच का वैल्यू मालूम ही नहीं कर सकते, सो फिर हम क्या करें सर? हम इसके बदले क्या करते हैं, हम एंथैल्पी के बदले चेंज इन एंथैल्पी पढ़ेंगे. अगर हमने एच मालूम नहीं किया, हम एच मालूम नहीं कर सकते, लेकिन एच के बदले हम डेल्टा एच मालूम करेंगे. डेल्टा एच को हम नाम कह देंगे चेंज इन एंथैल्पी. वो हम मालूम कर सकते हैं. सर कैसे मालूम कर सकते हैं? डेल्टा एच विल बी इक्वल यू के बदले डेल्टा यू लगा लो. डेल्टा यू इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम अच्छे से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसका वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी चेंज, सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वो डिपेंड कर रहा है सिस्टम कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सिस्टम, या सिस्टम कितना वर्क कर रहा है उसकी वजह से उसको कितनी एनर्जी लॉस हो रही है. वो एनर्जी क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है. अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सराउंडिंग अगर वर्क कर रहा है तो उसकी वजह से सराउंडिंग की एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी कौन गेन करेगा? सिस्टम गेन करेगा. जब सिस्टम गेन करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू. साथ में हम इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी क्यू प्लस डब्ल्यू. सो टोटल एनर्जी जितनी सिस्टम की बढ़ेगी वही रिप्रेजेंट करेगी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी from change in internal energy. How to calculate change in internal energy? For that we are having a formula. Change in internal energy is equal to Q plus W. और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू QV प्लस W. कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस सिस्टम के ऊपर कितनी वर्क हो रही है, सराउंडिंग कितना उसके ऊपर वर्क कर रहा है. दोनों फॉर्म्स में सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी वही रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम मालूम कर पाते हैं. प्लस क्या करना है? पीवी के बदले यहां पे मैं डेल्टा पीवी लिखूंगा. डेल्टा पीवी. we are not able to calculate the exact value of H. एंथैल्पी का एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, इसलिए मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें यू मालूम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स मालूम करनी पड़ेगी. हमें यू मालूम करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स मालूम करनी पड़ेगी. और मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी मालूम करना, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना मॉलिक्यूलर लेवल पे, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट. तभी मैंने कहा कि हम इंटरनल एनर्जी का वैल्यू मालूम ही नहीं कर सकते, और इसलिए हम एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम भी मालूम नहीं कर सकते. सो अगर हम एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, इसके बदले क्या कहा गया? आप चेंज इन एंथैल्पी मालूम करिए. चेंज इन एंथैल्पी हम मालूम कर सकते हैं बाय नोइंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला. अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी हो, उस वो बराबर किसके होती है? QV प्लस W. सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सिस्टम के ऊपर कितना वर्क हो रहा है, W अमाउंट ऑफ वर्क. उस फॉर्म में भी सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है. देखो मैंने सिस्टम को हीट किया, इसको मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी, इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी.
साथ में मैंने वर्क कर दिया, मैं सराउंडिंग हूं, मैंने वर्क कर दिया, और वर्क के फॉर्म में भी ये एनर्जी गेन करेगा। तो इस सिस्टम को दो एनर्जीज मिल रही है, एक तो हीट के फॉर्म में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरी वर्क के फॉर्म में। तो दो एनर्जी जब इसको मिलेगी, इसकी एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, और जितनी एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी वही रिप्रेजेंट करेगा इसका डेल्टा यू। सो डेल्टा यू डिपेंड करता है आपने इसको कितनी हीट दी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और साथ में आपने इसको कितनी एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सो जब आप उसको दो दो एनर्जीज दे रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दोनों केसेस में इसकी जो इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी, डेल्टा यू, और उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, आपने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट कितना दिया है उसके वैल्यू पे, या वर्क के फॉर्म में आपने इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करी है। सो डेल्टा यू का वैल्यू आप इससे डिटरमाइन कर सकते हो। साथ में आपको ऐड कर देना है, इफ यू वांट टू फाइंड डेल्टा एच, यू नीड टू फाइंड डेल्टा यू, and for finding delta, after finding delta u, you need to find delta pv। delta pv का वैल्यू हमें मालूम करना पड़ेगा। अब देख लो delta pv किसके बराबर होता है, मैं समझाता हूं। delta h will be equal to delta u प्लस, अब देख लो बेटा, एक चीज यहां पे देख लो, ये जो delta pv है, it is the difference between final pressure and final volume and initial pressure and initial volume। मैं ऐसे करता हूं एक चीज काम, मैं एक स्टेट फर्स्ट लेता हूं, सिस्टम की स्टेट फर्स्ट, सिस्टम का मैं स्टेट फर्स्ट लेता हूं, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूं डेल्टा पीवी होता क्या है। स्टेट फर्स्ट में लेता हूं, स्टेट फर्स्ट पे इस सिस्टम का प्रेशर है P1 और इसका वॉल्यूम है V1, और जब मैंने इस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, स्टेट सेकंड में पहुंचा दिया मैंने इसको, स्टेट फर्स्ट से सिस्टम स्टेट सेकंड में जा रहा है, तो स्टेट फर्स्ट में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। जब स्टेट सेकंड में जा रहे तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है टू P2, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम विल चेंज टू V2। अब देख लो, स्टेट फर्स्ट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। अब जब ये स्टेट सेकंड में कन्वर्ट हो गया तो प्रेशर P1 के बदले P2 आ रहा है, V1 के बदले वॉल्यूम V2 आ रहा है, तो दोनों चेंज हो गए, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए, और यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू आ गया P2 V2। तो इसको हम कहेंगे फाइनल स्टेट, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। इसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। बेटा अब अगर आपको डेल्टा पीवी मालूम करना हो, डेल्टा पीवी स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड तक जाने के लिए डेल्टा पीवी का वैल्यू किसके बराबर होगा, दैट विल बी P2 V2 minus P1 V1। So delta PV represents the difference between the product of final pressure final volume minus the product of initial pressure and initial volume। So delta PV इसके बराबर होगा। तो यहां पे मैं delta PV के बदले लिख लेता हूं P2 V2 minus P1 V1। तो देख लीजिए बेटा, अगर आपको एंथैल्पी डेल्टा एच का चेंज मालूम करना हो, एक सिस्टम का एंथैल्पी कितना बढ़ रहा है, एक सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कितना बढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है उसका इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ रहा है, और साथ में उसकी जो एनर्जी है पे वर्क डन की वजह से वो कितना बढ़ रहा है। एंथैल्पी है क्या, एंथैल्पी है द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, और सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करता है उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी है, साथ में जो उस पे वर्क हुआ है सिस्टम पे, उस वर्क होने की वजह से सिस्टम ने कितनी एनर्जी गेन करी है, दैट इज पीवी। लेकिन मैं मालूम कर पाता एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम जब मुझे सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी पता होती। सिस्टम के पास अपनी कितनी इंटरनल एनर्जी है उसका वैल्यू मालूम करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सिस्टम की एग्जैक्ट एंथैल्पी कितनी है वो मालूम कर ही नहीं सकता। इसलिए मालूम नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम की कितनी अपनी इंटरनल एनर्जी है वो हम मालूम नहीं कर सकते। तो चलो हम मानते कि सिस्टम पे फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज ऑफ वर्क हो रही है, सिस्टम पे 100 कैलोरीज ऑफ वर्क हो रही है, सिस्टम 100 कैलोरीज एनर्जी गेन करेगा, तो इसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई 100 कैलोरीज, लेकिन जो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है उसका वैल्यू हमें पता ही नहीं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं मसला क्या है। समझ लो मैं एक सिस्टम हूं, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे जेबों में कितने पैसे हैं, मेरे पॉकेट्स में कितने पैसे हैं, यू कैन नॉट से दैट।
बिकॉज यू हैव चेक इन माई पॉकेट्स, मैं आपको पॉकेट अपनी चेक करने ही नहीं दे रहा हूं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास कितने पैसे हैं। हाँ, अगर मैं सराउंडिंग में से कुछ पैसे उठाता हूं, मैंने आपके सामने 1000 रुपीज उठाए और अपनी जेब में रखे, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए मेरे पास कितने पैसे हैं, आप कहेंगे सर हमें ये तो नहीं पता कि आपके जेब में कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि आपने उठाया कितना है, 1000 रुपीज। तो वो 1000 रुपीज जो मैंने उठाया है वो मेरा टोटल अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट है जो मैंने गेन किया हुआ है, आपके सामने जो मैंने गेन किया। तो जो वो टोटल अमाउंट आपने देखा 1000, वो अमाउंट है जो मैंने उठाया है, गेन किया है, वो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट है, दैट इज चेंज। वो मेरा अमाउंट कितना बड़ा जब मैंने सराउंडिंग में से 1000 रुपीज उठाए, लेकिन मेरे पास कितना है वो आप नहीं जानते हो। तभी मैं कहता हूं कि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना है सिस्टम का, वो आप मालूम नहीं कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो सिस्टम में जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है या उनके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, आप वो वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, आप एक चीज बता सकते हो, सिस्टम ने कितनी एनर्जी गेन करी है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दैट इज डेल्टा पीवी। इस फॉर्म में कितनी एनर्जी इसने गेन की है। लेकिन आप जब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यह कहा गया कि एंथैल्पी के बदले आप डेल्टा एच ले लो, एच के बाद आप डेल्टा एच मालूम कर सकते हो। डेल्टा एच हम कैसे मालूम करें, आप देखो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बड़ी है जब इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर दी। अब देखो इसकी एनर्जी कितनी बड़ी है, इंटरनल एनर्जी जब इस पे वर्क हुआ है उसकी वजह से इसकी कितनी इंटरनल एनर्जी कम हुई है, कितनी बड़ी है, वो आप मालूम कर सकते हो। और अगर आपको डेल्टा पीवी मालूम करना हो, डेल्टा पीवी किसके बराबर होता है, P2 V2 माइनस P1 V1। अगर आपको इनिशियल प्रेशर P1 फाइनल प्रेशर P2, इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल प्रेशर वॉल्यूम V2, अगर सारी चीजें आपको दिए गए हो, इंटरनल एनर्जी आप इससे मालूम कर सकते हो, तो इस फार्मूला से आपको एंथैल्पी चेंज भी पता चल सकता है एक सिस्टम का। अगर आपको एक सिस्टम की एंथैल्पी चेंज मालूम करनी हो, डेल्टा एच, you need to first find delta U, that is equal to this, and after that you need to find the difference between the product of final pressure final volume and initial pressure initial volume। जब ये पता होगा, इसका वैल्यू पता चलेगा, हम डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हम मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जिससे हम सिस्टम की एंथैल्पी चेंज को मालूम कर सकते हैं। अब मैं इस फार्मूला को थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करता हूं, अगर मैं यही फार्मूला लेता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, अब बताइए कांस्टेंट प्रेशर पे ये फार्मूला किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस। अब देखो एक चीज, प्रेशर कांस्टेंट है जो P2 और V1 है, P2 इन दोनों का वैल्यू फिक्स्ड है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस P1 जो है और P2 जो है, इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं बाहर निकालता हूं, इसके बदले में P लिख लूंगा। कांस्टेंट प्रेशर के समय P1 विल बी इक्वल टू P2। कांस्टेंट प्रेशर जब होगा एक प्रोसेस में तो P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो इस P1 P2 को मैं कॉमन कर देता हूं, इसके बदले में P लिख लेता हूं, और अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, V2 माइनस V1, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P, V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V। तो ये और एक फॉर्मूला आ जाती है अगर आपको सिस्टम का एंथैल्पी चेंज मालूम करना हो एट कांस्टेंट प्रेशर, सिस्टम का एंथैल्पी चेंज मालूम करना हो एट कांस्टेंट प्रेशर, देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिस्टम में कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और साथ में आप कांस्टेंट प्रेशर पे देखो सिस्टम का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, उसका वैल्यू मालूम करो और आपको एंथैल्पी चेंज सिस्टम का मिल जाएगा। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to internal energy change of the system plus the product of pressure and the change in volume। Volume change कितना हो रहा है and internal energy change
चेंज कितना हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, इनका वैल्यूज अगर आपको पता चले तो आप सिस्टम का डेल्टा एच मालूम कर सकते हो। तो ये आ गई सेकंड फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं और एक फार्मूला लेता हूं एंथैल्पी चेंज के लिए और फिर हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। बेटा आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बताइए कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, इसलिए हम हमेशा एंथैल्पी के बदले चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन कर पाते हैं। इसलिए मैं चेंज इन एंथैल्पी ही लेता हूं एट डिफरेंट कंडीशंस। मेरे सराउंडिंग्स में थोड़ा शोर था तो मैंने वीडियो यहां पे रोक दिया था, मैं वापस आ गया हूं। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है तो V1 और V2 ये दोनों सेम होंगे। V1 विल बी इक्वल टू V2। तो एट दैट टाइम डेल्टा H किसके बराबर आएगा? डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम पे V2 और V1 का वैल्यू बराबर है, तो मैं इस V1 और V2 को कॉमन करके मैं इसके बदले V लिखूंगा और अंदर क्या बचेगा? P2 माइनस P1। सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस V P2 माइनस P1 दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा P। तो ये और एक फॉर्मूला आ जाएगी इक्वेशन नंबर C फॉर डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमें एंथैल्पी चेंज मालूम करना हो वी विल बी यूजिंग इक्वेशन नंबर C, जिसमें हमें इंटरनल एनर्जी चेंज पहले मालूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा जो कि दिया गया होगा यूजुअली, और डेल्टा P मालूम करना होगा। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा P चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट द सेम टाइम बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वी कैन फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने तीन फॉर्मूला यहां पे आपको दी है। एक तो ये जनरल फार्मूला एंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए, ये जनरल फार्मूला एक है जिससे आप इंटरनल एनर्जी चेंज मालूम करो और डेल्टा पी भी मालूम करो, आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। दूसरी फार्मूला हमने इक्वेशन बी ली थी जो मैंने इससे पहले पढ़ाई थी, जिसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था और उस टाइम डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और ये और एक फार्मूला आ जाती है इक्वेशन सी जिसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। तो तीन फार्मूला मैंने आपको दे दी जिससे हम सिस्टम की एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक चीज यहां पे हम करते हैं, हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एंथैल्पी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हमेशा डेल्टा एच के बारे में पूछा जाएगा, एंथैल्पी चेंज के बारे में पूछा जाएगा। आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप सिस्टम की एंथैल्पी बताइए कितनी होगी। यूजुअली हमेशा चेंज इन एंथैल्पी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको चेंज इन एंथैल्पी डिटरमाइन करने के लिए तीन फार्मूला दे दी, एक जनरल फार्मूला इक्वेशन ए, दूसरी एट कांस्टेंट प्रेशर, और तीसरी जो फार्मूला मैंने दे दी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी। So let's take one numerical problem regarding enthalpy change. Question number 1. Numerical problem number 1 regarding enthalpy change. हमारे पास एक सिस्टम है इन स्टेट फर्स्ट पे उसका जो प्रेशर है दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। स्टेट फर्स्ट पे इसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 3 लीटर्स और टेम्परेचर जो है दैट इज 95 केल्विन। आपको एक सिस्टम दिया गया है, सिस्टम का स्टेट फर्स्ट पे जो प्रेशर है दैट इज 2 एटमॉस्फेयर और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 3 लीटर्स और स्टेट फर्स्ट का टेम्परेचर जो है दैट इज 95 केल्विन। अब हमने इसी सिस्टम का जो स्टेट फर्स्ट है वो चेंज कर दिया टू स्टेट सेकेंड, यानी कि हमने सिस्टम का जो स्टेट फर्स्ट है प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 3 लीटर, टेम्परेचर है इसका 95 केल्विन। तो ये 2 एटमॉस्फेयर आएगा इसका P1, 3 लीटर आएगा इसका V1 और 95 केल्विन आएगा इसका T1 टेम्परेचर।
जब हम इस सिस्टम का स्टेट चेंज करेंगे, स्टेट का चेंज होना मतलब इन वैल्यूज में चेंज आएगा। तो प्रेशर कितना बढ़ रहा है? प्रेशर इसका है स्टेट सेकंड का 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, 5 लीटर, और इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है 245 केल्विन। अब देख लो सिस्टम का इनिशियल प्रेशर P1 2 एटमॉस्फेयर, और हमने इस स्टेट सेकंड में जब देखा इसका प्रेशर बढ़ गया है 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर, तो ये आएगा इसका P2। और वॉल्यूम किसका, इसका कितना था पहले, कितना था 3 लीटर्स, और अब यहां पे 5 लीटर्स आ रहा है, और जो इसका V2 बनेगा। और टेम्परेचर इसका T1 95 केल्विन था, और अब इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है 245, तो ये आएगा इसका T2। तो एक सिस्टम आपके पास है, उसका स्टेट फर्स्ट दिया गया है, स्टेट फर्स्ट में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का वैल्यू दिया गया है, और वही सिस्टम स्टेट सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और उसका प्रेशर भी चेंज हो गया फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 4 एटमॉस्फेयर, 3 लीटर टू 5 लीटर, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया फ्रॉम 95 टू 245 लीटर। आपसे पूछा गया इफ डेल्टा U इज इक्वल टू 30 एटमॉस्फेयर लीटर, जब हम सिस्टम को स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में ले जाते हैं, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, और इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। साथ में आपको कहा गया जब ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट सेकंड में जाता है और स्टेट 1 से स्टेट सेकंड तक जाता है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U 300 एटमॉस्फेयर लीटर्स आती है। और अब आपसे पूछा क्या गया, आप इस सिस्टम का जब ये स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में कन्वर्ट होगा, आप इस सिस्टम का डेल्टा H मालूम कर दीजिए। डेल्टा H किसके बराबर होगा? बेटा क्वेश्चन फिर से समझिए, व्हाट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्चुअली इज। आपके पास सिस्टम है, स्टेट फर्स्ट में उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 3 लीटर एंड टेम्परेचर 95 केल्विन। फिर कहा गया यही सिस्टम स्टेट सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इसका प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, और इसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ। और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई कि जब स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में सिस्टम चला जाता है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है 30 एटमॉस्फेयर लीटर। और अगर आपसे पूछा क्या गया कि जब प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम की एंथैल्पी भी चेंज हुई होगी। वही एंथैल्पी चेंज डेल्टा H आप डिटरमाइन करके दो। तो डेल्टा H डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। देख लीजिए एंथैल्पी चेंज कितना हुआ है यहां पे 30 एटमॉस्फेयर लीटर, तो डेल्टा U के बदले यहां पे 30 एटमॉस्फेयर लीटर लिख लो, 30 एटमॉस्फेयर लीटर, क्योंकि सिस्टम जो स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी आ रही है 30 एटमॉस्फेयर लीटर। तभी मैंने यहां पे डेल्टा U के बदले 30 एटमॉस्फेयर लीटर लिख लिया। हमें डेल्टा H पूछा गया है। अब बताइए इस सिस्टम का एंथैल्पी चेंज कितना हुआ है। अब साथ में देखो प्लस क्या दिया गया है P2V2 माइनस P1V1। अब एक चीज करो, हमें यहां पे लेना है प्रोडक्ट ऑफ P2V2। P2 कितना है 4 एटमॉस्फेयर, V2 कितना है 5 4 जार, ये आएगा 20। प्रोडक्ट ऑफ P2V2 का प्रोडक्ट आएगा 5 4 जार 20, ठीक है। और माइनस क्या करना है P1V1 का प्रोडक्ट, P1 कितना है 2, V1 कितना है 3 2 जार 6, तो P1V1 का वैल्यू आएगा 6। तो ये सारी कंडीशन में यहां पे चेंज कर देता हूं, ये सारा मैं हटा देता हूं। हटाने के बाद डेल्टा H किसके बराबर आ रहा है 30 एटमॉस्फेयर लीटर, जो कि चेंज इन एंथैल्पी था। प्लस हम करेंगे 20 माइनस 6, वो कितना आएगा 14। तो आप ये चीज हटा दो। अब डेल्टा H किसके बराबर आएगा 30 प्लस 14, दैट विल बी 44 एटमॉस्फेयर लीटर। इस सिस्टम का डेल्टा H आएगा। सर व्हाट इज डेल्टा H नाउ? डेल्टा H कितना आ रहा है 44 एटमॉस्फेयर लीटर। यानी कि जब ये सिस्टम जिसका इंटरनल एनर्जी चेंज 30 एटमॉस्फेयर लीटर था, जिसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर का चेंज हो गया, जिसका वॉल्यूम 3 लीटर से 5 लीटर चेंज हो गया, जिसका टेम्परेचर 95 से 245 चेंज हो गया, उसकी एंथैल्पी चेंज कितनी आ रही है 44 एटमॉस्फेयर लीटर। क्या एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर है इस सिस्टम के लिए? इंटरनल एनर्जी चेंज कितना था 30 एटमॉस्फेयर लीटर,
लेकिन एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, 44 एटमॉस्फेयर लीटर। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट रिप्रेजेंट चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी समथिंग एल्स एंड चेंज इन एंथैल्पी समथिंग एल्स। सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी चेंज हुई है वो इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाती है, लेकिन सिस्टम का ओवरऑल टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ है ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ड्यू टू द वर्क डन, उसकी वजह से टोटल कितना एनर्जी चेंज हुआ वही रिप्रेजेंट करता है बेटा डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना है यहां पे 44 एटमॉस्फेयर लीटर। यानी कि इतनी एनर्जी सिस्टम की चेंज हो रही है जब सिस्टम स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, we will take one more question here now. We'll take one more question. Question number second. Question number second is an ideal gas expands. एक ideal gas expand हो रहा है. An ideal gas expands isothermally. एक आइडियल गैस आइसोथर्मली क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। आपको एक चीज पता है, आइसोथर्मली एक्सपैंड होना मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी कि डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। एक आइडियल गैस है मेरे पास जो एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर्स। एक आइडियल गैस एक्सपैंड हो गया, एक आइडियल गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ा, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल गैस एक्सपैंड हुआ है, कितना एक्सपैंड हुआ, 1 लीटर टू 10 लीटर्स। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अब डेल्टा एच का वैल्यू मालूम करके दीजिए, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी कितनी हुई है। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या है, आपको एक आइडियल गैस दिया गया है। आइडियल गैस के बारे में कहा गया है कि ये एक्सपैंड हो रहा है, कितना एक्सपैंड हो रहा है, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों कहा, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस एक्सपैंड हुआ 1 लीटर टू 10 लीटर। आपसे पूछा गया चेंज इन एंथैल्पी बताइए किसके बराबर होगी इस आइडियल गैस के लिए। So we will find delta H. Delta H is equal to what? Delta U plus किसके लिए, किसके बराबर होता है, प्लस P2V2 माइनस P1V1। एंथैल्पी चेंज अगर हमें मालूम करनी हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। बेटा आपने एक लॉ पढ़ा है स्टेटस ऑफ मैटर में जिसका नाम है बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं आप द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ में हम पढ़ते हैं जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज ऑलवेज इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है P1V1 जो होगा वो के कांस्टेंट के बराबर होगा, P2V2 जो होगा वो भी के बराबर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट के बराबर आता है। तो P1V1 के बराबर होगा, P2V2 भी के बराबर होगा। इसका मतलब है P1V1 और P2V2 दोनों सेम है। तो डिफरेंस बिटवीन P2V2 माइनस P1V1, ये जो P2V2 है ये किसके बराबर है, के बराबर है। P1V1 किसके बराबर है, के बराबर। कब है के बराबर, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तब जब ये दोनों टर्म्स के बराबर है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। P2V2 minus P1V1 for isothermal process, that the difference of P2V2 minus P1V1 that will be 0। बेटा ये समझ आ गया होगा। At constant temperature, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होगा।
P1 V1 भी K के बराबर, P2 V2 भी K के बराबर। जब P1 V1 और P2 V2 दोनों K के बराबर है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू सेम है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी जीरो। प्लस क्या करना है, डेल्टा U दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H। सो डेल्टा H हियर इज इक्वल टू डेल्टा H डेल्टा U प्लस जीरो। अब और एक चीज समझो, हमने टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रखते हो, क्या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। एक चीज याद रखना, जो डेल्टा यू का वैल्यू है, डेल्टा यू का वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगी, आप जितना टेम्परेचर कम करोगे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और आपने प्रोसेस कौन सी ली है, आइसोथर्मल, जिसमें हमने टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा यू का वैल्यू क्या वो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, यानी कि डेल्टा यू भी यहां पे जीरो आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। बेटा मैं यहां पे एक चीज समझा रहा हूं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी। हम चेंज की बात कर रहे हैं। सिस्टम की एनर्जी कब बढ़ेगी? जब हम इसको हीट करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब सिस्टम की एनर्जी कब कम होगी? जब हम टेम्परेचर कम करेंगे। तो उसकी एनर्जी, वो सिस्टम लॉस करेगा कुछ एनर्जी टुवर्ड्स सराउंडिंग्स, तभी उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, यानी कि चेंज कुछ भी नहीं आएगा। डेल्टा यू विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, not only the product of difference between the P2 V2 and P1 V1 will be equal to zero, but the change in internal energy will also be equal to zero. So delta H किसके बराबर होगा? Zero plus zero, that is zero. So आपने यहाँ पे एक चीज याद रखना है, delta U does not change when temperature does not change. So when temperature does not change, delta U does not change. And finally, when temperature does not change, enthalpy of the system, that is delta H, that is also does not change. So for isothermal process, जब गैस एक्सपेंड हो आइसोथर्मली, उस टाइम जो P2 V2 माइनस P1 V1 आता है वो जीरो आता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भले ही प्रेशर का वैल्यू कुछ भी हो, वॉल्यूम का वैल्यू कुछ भी हो, उन दोनों का प्रोडक्ट K के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। सो इन दोनों का प्रोडक्ट K के बराबर, इन दोनों का प्रोडक्ट K के बराबर, K माइनस K दैट विल बी जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू भी जीरो आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ होगा ही नहीं। और ये भी आ गया जीरो, ये भी आ गया जीरो, किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो डेल्टा एच का वैल्यू भी जीरो आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग नाउ, चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ सिस्टम in which a gas expands isothermally, for that system enthalpy change is always equal to zero. So this was all regarding the enthalpy change. But एक चीज मैं यहां पे कहूं, एंथैल्पी चेंज के रिलेटेड हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पे पढ़े। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इंशाल्लाह एंथैल्पी चेंज के रिलेटेड होगा, जिसमें हम एंथैल्पी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। एंथैल्पी चेंज एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बीच में देखेंगे कौन सा कंपैरिजन है। फिर हम देखेंगे एंथैल्पी चेंज और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। फिर हम देखते हैं एंथैल्पी चेंज केमिकल रिएक्शंस के लिए हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। सो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो भी एंथैल्पी चेंज के रिलेटेड ही होंगे। अभी हमने एंथैल्पी चेंज पूरा कंप्लीट नहीं किया है। मैं वीडियो को यहां पे स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम पढ़ेंगे फर्दर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कंसेप्ट्स रिगार्डिंग चेंज इन एंथैल्पी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।